गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए। जैसे हम लोग को पता है कि एग्जाम होने वाला है, तो कुछ आज टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग के डिटेल्ड क्वेश्चंस का बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट द करेक्ट कोड for the determinants having the positive relationship with the degree of the price elasticity of demand। मतलब अगर हिंदी में भी बताएंगे आपको, इंग्लिश में बताएंगे, मूल्य मांग की लोच के निम्नलिखित निर्धारकों में से उन निर्धारकों के लिए सही कूट को इंगित कीजिए जिसका मूल्य मांग की लोच का श्रेणी से धनात्मक संबंध होता है। मतलब इंग्लिश आई थिंक देयर विल बी है कंफर्टेबल में इंग्लिश, बिकॉज इकोनॉमिक्स बहुत टफ है हिंदी में। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर डिटर्मिनेंट्स हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप की हम लोग इसमें बात करेंगे कि किन किन वेरिएबल्स के बीच में, किन किन फैक्टर्स के बीच में यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन आंसर क्या होगा। पहला होगा कि रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटीज की हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटीज की हम लोग बात करेंगे। पोर्शन ऑफ द इनकम ऑफ द बायर स्पेंट ऑन द कमोडिटीज की बात करेंगे। इनकम ग्रुप ऑफ द बायर्स परचेजिंग द कमोडिटीज की बात करेंगे। तो इसमें देखिए कि हम डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का आपको कौन कौन से पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है अमॉन्ग ऑल द फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला होगा कि रेंज ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटीज। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए ठीक है इसमें। और एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंट यूजर्स ऑफ द कमोडिटीज, उस पर्टिकुलर कमोडिटीज के यूजेस क्या क्या हैं ये भी इम्पैक्ट करता है। सेकंड हो गया। थर्ड है कि पोर्शन ऑफ द इनकम अप टू द बायर स्पेंड ऑन द कमोडिटी, अपनी इनकम का कितना परसेंट एक उस पर्टिकुलर कमोडिटीज पे इंसान खत्म कर रहा है, वो भी एक फर्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट्स होता है उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इनकम ग्रुप ऑफ द बायर्स परचेजिंग द कमोडिटी, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको देखना है कि ए बी सी वाला कौन सा है जिसमें तीनों, तो 1 2 3। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 3, ए बी सी ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी या 1 का 3 इज द राइट आंसर। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं कि हमें मैच ऑफ द आइटम्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद द दोज आइटम्स इज गिवन द लिस्ट 2। तो हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों को लिस्ट ए 1 और लिस्ट 2 को हम लोगों को कहीं ना कहीं एक मैच ऑफ द फॉलोइंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स की बात करेंगे। कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप भी हैव एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला हमने देखी कि ये सब क्वेश्चन जो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें देखिए समटाइम्स हम लोग को होता है कि चार के चारों ऑप्शंस को मैच नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले इसमें देखिए इसका एक ट्रिक यही होता है कि कौन से जो चार ऑप्शंस में से जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है या जो बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं, यू आर 100% श्योर, तो आपको स्टार्ट वहीं से करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वो हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 का 4th। अब आप देखिए इसमें 1 का 4th कौन सा है। 1 का 4th में आंसर हमारा अभी तक जो 3 हुआ, तो आंसर तो हमारा इसका देखेंगे तो 2 का 3 हो गया, लेकिन इसको और डिटेल में जाएंगे। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द इनपुट्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें देखिए ना प्रोडक्शन फंक्शंस भी हमने अपने कॉप डगलस फंक्शन और सीएस फंक्शंस पढ़ा होगा, उसमें लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करते हैं आपस में। ठीक है, कितना परसेंट हमारा कैपिटल का होगा, कितना परसेंट हमारा लेबर का होगा, तो ओवरऑल प्रोडक्शन फंक्शन पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका वी का 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला बिल्कुल ठीक है, तो हमारा इसका सेकेंड का आंसर हो गया 3। अगेन 1 का भी 3 और सेकेंड का भी 3 है। ठीक है, तो इन सेम मैनर कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप हो गया हमारा। आइसोकॉन्ट लाइन की बात करेंगे। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हम लोग को पता है कि आइसोकॉन्ट का विवाद बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इज ऑल अबाउट द आइसोकॉन्ट कर्व। तो सेकंड का 3 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड में हमारा क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ असर्टेन एंड रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं कि इसमें 2 स्टेटमेंट दिए, एक असर्टेन है, एक रीजनिंग है। The equilibrium price is decided at the level where the quantity demand equals the quantity supplied। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ये कि द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिसाइडेड द लेवल। इक्विलिब्रियम प्राइस वहीं पर होता है जहां पर हमारी क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होता है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। उसके अलावा हो गया कि एट दिस लेवल
एट दिस लेवल एक्सेस ऑफ डिमांड एंड एक्सेस ऑफ सप्लाई बोथ रिमेन जीरो। यस, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस का बात, अगर एक्सेस डिमांड होगा एक्सेस सप्लाई होगी तो दैट ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल इट विल बी बिकम द जीरो। तो हमारा ए और आर दोनों ठीक हैं, और ए इज करेक्ट, ये पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इवन द, आप ये देखिए रीजनिंग वाला जो स्टेटमेंट है कि एट दिस लेवल एक्सेस द ऑफ डिमांड एक्सेस ऑफ सप्लाई बोथ रिमेन जीरो, तो ये राइट एक्सप्लेनेशन है हमारा ए का, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ के 3 की बात करेंगे, फोर्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि इसमें क्या है कि इसमें भी वही है कि आपको करेक्ट कोड की बात करना है कि डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंसेस है, द ओलिगोपोलिस्ट विल नॉट वैरी द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट एज पर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। आपने देखे होंगे ओलिगोपोली में 4-5 स्टेकल वर्क मॉडल की बात करिए, आप कॉलिजन मॉडल की बात करिए, कॉर्नॉट हो गया, प्राइड लीडरशिप मॉडल हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा कि कौन से, अगर डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंसेस है, द ओलिगोपोलिस्ट विल नॉट वैरी द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट एज पर द कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कोलिजन मॉडल में होता है ये, और प्राइस लीडरशिप मॉडल में होता है। ठीक है, तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर इसका। तो ए और डी वाला कौन सा हुआ, फोर्थ का, तो थर्ड विल बी द करेक्ट कोड, फोर्थ का आंसर इट विल बी 3 ए एंड डी, बिकॉज किंग डिमांड कर्व अलग ही चीज है, एंड कॉर्नॉट मॉडल भी अलग, उसमें कॉर्नॉट मॉडल को भी इसमें रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो फोर्थ का 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Following the low initial prices regarded as the principal means for entering into the mass market for some new product. Yes, हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन स्कीम, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होता है कि कीपिंग द लो प्राइस एट द अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इनिशियल स्टेज पर हम लोग प्राइसेस कम रखते हैं ताकि मास प्रोडक्शन हम लोग कर सकें, कहीं ना कहीं हम लोग मास कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो वेनेवर वी आर लुकिंग फॉर, या उसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि वेनेवर यू जस्ट वांट टू बी अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो हम लोग को मास प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो मास प्रोडक्शन करेंगे तो आपको कहीं लो इनिशियल प्राइसेस करना पड़ता है। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट भी नया है, आपको प्रोडक्ट भी नया है और आपको कहीं ना कहीं मास मार्केट ग्रैब करनी है, आप ज़्यादा मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ बात करते हैं, तो ये सेंटेंस ठीक हो गया हमारा। फर्म जनरली एंटर इनटू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, बात ठीक है, लेकिन ये है कि आपका ये ए को सपोर्ट नहीं कर रहा, सर्टेन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे हमारा बात दोनों ठीक है। फर्म जनरली एंटर इनटू प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द, ये स्टार्टिंग में देखिए ना कहीं हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं ताकि कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम रहे, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर पाए, लेकिन पहले वाले सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिफ्थ का आंसर हो गया फोर्थ। फिर हम लोग 6 की बात करेंगे कि द फर्म में गो फॉर द डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। द फर्म में गो फॉर द डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग एज पर विच ऑफ द, डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, परसेंटेज टू सेल अप्रोच की बात नहीं करेंगे, रिटर्न आरओआई की बात भी नहीं करते, ऑब्जेक्टिव इन टास्क अप्रोच भी नहीं होता। ऑब्जेक्टिव इन टास्क अप्रोच अलग चीज होती है कि वट एवर द ऑब्जेक्टिव यू सेट, उसके अकॉर्डिंगली वट एवर द टास्क यू जस्ट वांट टू डू। तो परसेंटेज टू सेल्स, कॉम्पिटिटिव पैरिटी अप्रोच इज द राइट एग्जाम्पल। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे कि कॉम्पिटिटिव पैरिटी अप्रोच इज ऑल अबाउट कि वट एवर द योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, वट एवर द स्ट्रेटजी दे आर मेकिंग, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर अरेंजमेंट, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। तो 6 का 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर 7th का बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा कॉम्बिनेशन बात करेगा कि इंडिकेट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डजंट रिप्रेजेंट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ ए फर्म। निम्न में से सही कोड को इंगित कीजिए जो एक फर्म के विनियोग प्रस्ताव हेतु लाभप्रदता सूचकांक को इंगित नहीं करता है। तो इंडिकेट द करेक्ट कोड, कौन कौन सी चीजें इसमें हमारा आएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ ए फर्म, तो इसमें हो गया एवरेज एनुअल नेट इनकम अर्न डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट, यस, एंड इक्वेटिंग द एनुअल नेट कैश इनफ्लोज टू द इन्वेस्टमेंट, ये भी होगा।
रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू द इन्वेस्टमेंट मेकिंग इट इक्वल टू द जीरो, ये भी होता है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज टू द प्रेजेंट, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, तो एबीसी वाला इसमें करेक्ट होगा। तो एबीसी वाला कौन सा? ए 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑर्गेनाइज, इसमें दोनों को मैच करना है, ऑर्गेनाइजेशन मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन, कॉम्प्लेक्स मैन एंड द राशनल इकोनॉमिक मैन की हम लोग बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मैन सेक्रीफाइसिंग द इंडिविजुअलिटीज फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन कोई ना कहीं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है। तो बी का सेकंड होगा, तो बी का सेकंड इसमें है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन मैन इज रिलेट विद द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नीड्स, नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा सेक्रीफाइसिंग द इंडिविजुअलिटीज फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, अपनी इंडिविजुअलिटीज, अपनी पहचान को हम लोग खो रहे हैं कहीं ना कहीं। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और होना भी चाहिए। हम लोग एमबीओस की बात करेंगे या जो भी एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल या जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस, तो स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस ये होता है कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड योर इंडिविजुअल गोल्स। अगर इफ देयर इज ए गैप बिटवीन दीज टू, तो इट माइट लीड टू द की फेल्यूर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मैन उसी को बोला जाएगा कहीं ना कहीं वो अपनी इंडिविजुअलिटीज को, अपनी पहचान को खो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ए का 3 हो गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग द सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स मैन कौन होता है कि अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नीड्स मे नॉट बी द फाइनल स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। रैशनल इकोनॉमिक मैन इज ऑल अबाउट द यूजिंग द कैपेबिलिटीज टू डेवलप ए सेंस ऑफ क्रिएटिंग सर्टेन थिंग। तो इसमें हमारा हो गया ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का हमारा 4th हो गया और डी का हमारा 1 हो गया। तो 8th का आंसर विल बी 2। बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड किसने दिया हम लोगों को पता है, फ्रिट्ज हार्डर ने दिया है। फ्रिट्ज हीडर इज द राइट आंसर हु प्रपोज द बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड। इसमें हम अफेक्शन बिहेवियर कॉग्निटिव की बात, एबीसी थ्योरी की बात भी करते हैं हम लोग। तो कई सारे अलग अलग एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए भी आप सर्टेन थ्योरीज, तो ये बहुत कॉमन। फ्रिट्ज हीडर इज द राइट आंसर। 9th का सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रूम वेक्टर बैलेंस। इसमें आपने देखा होगा BIE बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटल और एक्सपेक्टेंसी की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं होता, इक्विटी थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ एल्डेफर ने दिया, इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करेंगे। तो BIE आपने सुना होगा, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटल और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। BIE थ्योरी इज ऑल अबाउट द गिवन बाय द विक्टर ब्रूम। तो इंस्ट्रूमेंटल इज द राइट आंसर। 10th का 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपने मोटिवेशन की थ्योरीज पे पढ़ा होगा। फिर हम लोग 11th की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द बास थ्योरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। तो इसमें नॉट ए कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर। तो आइडियलाइज इन्फ्लुएंस होता है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की बात भी करते हैं, इंस्पायरेशनल मोटिवेशंस की बात करते हैं, टीम कंसिडरेशन नहीं होता है। ये अगर आप ब्लैक एंड माउंटेन थ्योरी का पढ़ेंगे, उसमें जो मैनेजरल ग्रेड है उसमें हम लोग टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें हम लोग, ठीक है। तो टीम कंसिडरेशन नहीं होता है। तो 11th का 4th विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग 12th की बात करेंगे। 12th का बात हम लोग करेंगे व्हाट आर द राइट आंसर। फिर असर्टेन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया कि अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ए पर्सन इज अनेबल टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। तनावपूर्ण स्थिति में कोई व्यक्ति संदेश को सही ढंग से नहीं ना तो सुन पाता है और ना ही समझ पाता है। होता ही एक्चुअली में जब भी हम लोग व्हेनेवर वी आर हैविंग सम सर्टेन टेंशन और सर्टेन होता नहीं कि हम लोग कुछ टेंशन में या कुछ पर्टिकुलर हम लोग स्ट्रेस में, तो कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्लियर। ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस द साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ द माइंड चेंजेस एंड द मैसेज गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द बिलीव्स, एक्सपीरियंस, गोल्स एंड वैल्यूज हेल्ड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज। होता ही है जब हम लोग तनावपूर्ण स्थिति में या स्ट्रेसफुल स्थिति में होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का एक जो माइंड चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हम लोग का बिलीव्स की बात करेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, गोल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वी आर हैविंग सम सर्टेन इश्यूज ड्यू टू सर्टेन स्ट्रेस इन अवर माइंड। So A and both are the correct and the R is the correct explanation of A. तो 12th का 1 will be the correct answer, ठीक है। अब 30th की बात करेंगे हम लोग।
फिर इसमें हमारा आ गया कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स हो गया। 30th में हम लोग बात करेंगे कि परसिप्ट की फियर ऑफ द लॉसेस ऑफ पावर, फियर ऑफ ऑब्सोलेंस हो गया एंड फियर ऑफ इम्पोजिशन की हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसमें देखिए कि आपको कौन सा ठीक से बिल्कुल समझ में आ रहा है। फियर ऑफ लॉसेस ऑफ पावर इज ऑल अबाउट द रोल रिडिफिनेशन एंड व्हाट वी कॉल रीओरिएंटेशन हो गया हमारा, ठीक है। एंड ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फियर ऑफ ऑब्सोलेंस की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलेंस की बात करेंगे, आपकी पुरानी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बी गो फॉर सर्टेन न्यू या स्किल इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, आपको स्किल का अपग्रेडमेंट करना पड़ेगा। तो सी का 4 इज द करेक्ट आंसर एंड वी का 1। तो इन दोनों के हिसाब से देखिए सी का 4 किस में है, तीनों में है, एंड वी का 2 इज ऑल अबाउट द, वी का 1 इज ऑल अबाउट, तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें फिर आपको आगे और डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐसे कंफ्यूजिंग वाले में बहुत डिटेल में जाना पड़ जाता है। एंड फियर ऑफ इम्पोजिशन इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन इन द इन्वॉल्वमेंट। फियर ऑफ इम्पोजिशन में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो आपको और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। तो आपका 4th का 2, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन नंबर 13 का 3 आंसर, 13 का 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑटोमेटिकली हमारा ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 13वें का 13 का 3 इज द करेक्ट आंसर। अब 14th की बात करते हैं हम लोग कि मैच द आइटम्स, या इसमें वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की हम लोग बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक कौन होता है, लीडरशिप की स्टाइल होता है ना, ऑटोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, सपोर्टिव हो गया। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के चारों मॉडल भी हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल मॉडल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करेंगे कि ऑटोक्रेटिक इज ऑल अबाउट ओबीडियंस होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मॉडल्स पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। ऑटोक्रेटिक में ओबीडियंस हो गया हमारा। कस्टोडियल इज ऑल अबाउट द वी हैव टू बी गो फॉर सम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। एंड सपोर्टिंग इज ऑल अबाउट द जॉब परफॉर्मेंस, वी हैव टू बी इम्प्रूव द। एंड कॉलेजियल इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स की हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कॉलेजियल इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया। अदरवाइज हम इसको बता रहे हैं कि आंसर 14वें का 1 होगा, क्योंकि कॉलेजियल मॉडल इज ऑल अबाउट द, ए का 4th हो गया हमारा, ए का 4th इज ओबीडियंस होता ही है। कस्टोडियल इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी एंड बिलीफ्स की बात करते हैं, ठीक है, ये होगा सिक्योरिटी एंड बिलीफ्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग देते हैं। सपोर्टिंग इज ऑल अबाउट द जॉब परफॉर्मेंस की बात करेंगे इसमें। एंड द कॉलेजियल इज ऑल अबाउट द, आपकी पार्टनरशिप होता है, इसमें पार्टनरशिप के बेसिस पे काम करते हैं, आपको एवरीवन इज हैव द रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा। तो कॉलेजियल इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ए का 1 इज द 14, 14वें का ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following types of strike is without the consent of the official of unit? इसको हम लोग वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोलते हैं, इसको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत सिंपल है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज द करेक्ट आंसर, बहुत कॉमन है। सिंपैथी स्ट्राइक भी नहीं होता, स्लो डाउन स्ट्राइक भी नहीं होता है, ठीक है। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज द करेक्ट आंसर। 15th का 2। Which one of the following describe the metamorphosis stage of the employee socialization? ठीक है, कर्मचारी निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मचारी समाजीकरण की रूपांतरण स्थिति को वर्णित करता है? तो एम्प्लॉयज ज्वाइंस ऑर्गेनाइजेशन विद वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉयज स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एम्प्लॉयज इवेल्युएट द डायकोटोमी between the expectations and realities, and employees become the comfortable with the organizations and internalize its norms, ठीक है। रूपांतरण स्थिति को बदल, कर्मचारी संगठन के साथ सहज हो जाता है क्योंकि इसके मानकों का अंगीकार या उसके नॉर्म्स को मैनेज आउट कर लेता है, क्योंकि एक टाइम के बाद हम लोगों को पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ जाते हैं। तो 16th का 4th विल बी द करेक्ट आंसर। When employees work longer days in exchange for the longer weekend or other days off, it is called, ठीक है। जब कर्मचारी लंबे या किसी अन्य दिन की छुट्टी के लिए दिनों में लंबे समय तक ही काम करता है तो ये कहलाता है कॉम्प्रेस वर्क वीक। 17th का 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
जॉब शेयरिंग नहीं होता, एक्सटेंडेड टाइमिंग भी नहीं होता, फ्लैक्सी टाइमिंग भी नहीं होता। फ्लैक्सी टाइमिंग तो हम लोग किसी भी मतलब आपको 8 घंटे का नौकरी करना है तो 24 घंटे में जाके किसी भी 8 घंटे नौकरी कर ली, 2 घंटे कर लो, फिर 2 घंटे कर लो। तो आज के टाइम में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, यूट्यूब का बात करेंगे, गूगल का बात करेंगे, दे आर फॉलोइंग सम सर्टेन फ्लैक्सी टाइमिंग्स। भी आप एक्सटेंडेड टाइम होता है 8 घंटे की जगह 10 घंटे का टाइम कर दिया आपने। जॉब शेयरिंग की एक साथ में कोई 2-3 जॉब्स कर रहे हैं, उसके अलावा जॉब शेयरिंग इज ऑल अबाउट कि आपके साथ कोई दे आर कोई समबडी इज व्हाट वी कॉल इंटरवेनिंग इन योर जॉब, और कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेट भी कर रहा है और आपके साथ आपकी हेल्प इट आउट कर रहा है। तो कंप्रेस वर्क वीक द राइट एग्जाम्पल 17वें का तीसरा होगा। फिर 18वें का बात करते हैं, 18th का 2, 18th का आंसर इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉयज रिलेशंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, एम्प्लॉयज रिलेशंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल if effort to manage relationship between employers and employees, yes. The programs to prevent and resolve the problems arising from work situations, yes. Relations between management and trade union, ये नहीं होता, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग रिपोर्ट्स बिटवीन द बॉसेस एंड द स्टाफ, यस, ABD। तो 18th का सेकंड विल बी द राइट आंसर। In which of the following the payment of bonus is linked to the performance of specific employees or group of employees? In which of the following the payment of bonus is linked to the performance of specific employees or group of employees? Profit sharing नहीं बोलते हैं उसको, social sharing भी नहीं बोलते हैं, gain sharing is the correct answer। ठीक है, तो 19th का V, क्योंकि V इसमें और दोनों नहीं होते हैं तो V केवल यही है, तो 19th का 2 will be the correct answer। अब बात करते हैं 20वें का। ठीक है, 20वें की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू द कोलिजन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कंटेन टर्म्स बेनिफिशियल टू मैनेजमेंट अनफेवरेबल टू द यूनियन वर्कर्स। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा करार है जो प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच टकराव के माध्यम से हुआ है और जिसमें ऐसी शर्तें शामिल हैं जो प्रबंधन के लिए लाभकारी और मजदूर संघ के प्रतिकूल होती हैं। मतलब ठीक है, तो इसमें हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो कोई कुछ होता ही नहीं है। तो स्वीट आउट कॉन्ट्रैक्ट बहुत नया कॉन्सेप्ट चला है, तो स्वीट आउट कॉन्सेप्ट इज अ करेक्ट आंसर। तो 20वें का हम लोग देखेंगे, 3rd इज अ राइट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल 20 क्वेश्चंस। इफ एनीबॉडी इज हैविंग इट आउट, दे मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।